मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चैप्टर डिस्कस किया था। आज जो नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या होता है देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज और क्यों इसका कंसेप्ट आया। तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है मिस्टर ए, उसने गुड सेल किया किसी मिस्टर बी को। कोई पर्सन है मिस्टर ए, उसने गुड सेल किया किसको, मिस्टर बी को। और ये गुड सेल किया कैसा, तो क्रेडिट सेल यानी उधार पे सेल किया। से 10,000 रुपीज़ का उसने गुड सेल किया, उधार सेल किया। तो मिस्टर बी ने क्या बोला कि ये जो पेमेंट करेगा वो कितने मंथ्स के बाद करेगा, आफ्टर 2 मंथ्स क्या करेगा, ये पेमेंट करेगा। ठीक है, तो क्या ट्रांजैक्शन हुआ है देखिए। आज के दिन मिस्टर ए ने गुड सेल किया है और कैसा गुड सेल किया है, तो उधार पे सेल किया है। किसको, मिस्टर बी को सेल किया है। कितने रुपीज़ का गुड सेल किया है, 10,000 रुपीज़ का। और कितने मंथ्स की क्रेडिट पे, तो 2 मंथ्स की क्रेडिट पे क्या किया है, गुड सेल किया है। अब होगा क्या कि 2 मंथ्स के बाद कौन, मिस्टर बी जो है मिस्टर ए को क्या करेगा, पेमेंट करेगा। पर क्या गारंटी है कि मिस्टर बी मिस्टर ए को आफ्टर 2 मंथ्स पेमेंट कर ही देगा? क्या कोई गारंटी है क्या? तो कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए मिस्टर ए ने एक सिंपल पीस ऑफ पेपर के ऊपर क्या लिखा बेटा, तो आप समझना मिस्टर ए क्या लिखेगा कि मैंने यानी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 रुपीज़ का गुड्स आज की डेट में क्या किया है, 10,000 रुपीज़ का गुड्स क्या किया है, उधार सेल किया है। जिसका पेमेंट मिस्टर बी 2 महीने के बाद या तो मिस्टर ए को या मिस्टर ए के कहने पर किसी और पर्सन को क्या करेगा, पेमेंट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक रेवेन्यू स्टैंप लग जाएगा और मिस्टर बी के क्या हो जाएंगे, साइन हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि उसने इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ मैंने 10,000 रुपीज़ का गुड्स यानी मिस्टर बी ने 10,000 रुपीज़ का गुड्स उधार खरीदा है, जिसका पेमेंट वो कितने महीने के बाद करने वाला है, 2 मंथ्स के बाद करने वाला है। तो ये जो सिंपल पीस ऑफ पेपर के ऊपर लिखा आपने, फिर रेवेन्यू स्टैंप लग गया और साइन हो गए। तो अब ये जो डॉक्यूमेंट है, अब ये डॉक्यूमेंट आपके लिए कहलाएगा क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या कहलाएगा अब आपके लिए, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मिस्टर ए ने ये बिल ड्रॉ किया है, इसलिए इसको ड्रॉवर भी बोलते हैं। और यही बिल मिस्टर ए के लिए क्या कहलाता है, बिल्स रिसीवेबल। और मिस्टर बी ने इस बिल को एक्सेप्ट किया है तो इसको ड्रॉई भी बोलते हैं। और मिस्टर बी के लिए ये बिल कहलाएगा क्या, बिल्स पेएबल। तो ओवरऑल अगर अपन बात करें कि क्यों बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट चाहिए हमको और किस तरीके से वर्क करता है, तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट है। किसी एक पर्सन ने सेकंड पर्सन को क्या किया है, गुड्स अगर उधार बेचा है या मान लीजिए पैसा उधार दिया है, तो एक गारंटी के फॉर्म में एक पेपर बनाया जाता है। एक सिंपल पीस ऑफ पेपर के ऊपर लिखा जाता है कि किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन को क्या किया है, या तो इतने रुपीज़ का गुड सेल किया है या इतने रुपीज़ का उधार दिया है, जिसका पेमेंट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स जो भी है, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जिसने उधार लिया है वो पेमेंट करेगा, या तो जिससे उधार खरीदा है उसको या उसके कहने पर किसी थर्ड पार्टी को क्या करेगा, वो पेमेंट करेगा। रेवेन्यू स्टैंप लग जाते हैं, इनिशियल्स यानी साइन हो जाएंगे। तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट अब आपके लिए क्या कहलाता है बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जिस पर्सन ने गुड्स को उधार बेचा है वो क्या कहलाएगा, ड्रॉवर, क्योंकि उसने बिल ड्रॉ किया है। और उसके लिए वो बिल क्या कहलाता है, बिल्स रिसीवेबल। और वही सेम बिल जिसने इस बिल को एक्सेप्ट किया है, ड्रॉई, उसके लिए क्या कहलाएगा, ये बिल्स पेएबल। तो ये कंसेप्ट है। अब इसमें अलग अलग सिचुएशंस आएगी, किस तरीके से जर्नल एंट्री करनी है वो हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। पर कंसेप्ट आपको एक बार क्लियर होना चाहिए। क्या था, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड सेल किया कुछ अमाउंट का और क्रेडिट दी कुछ सर्टेन पीरियड की, मे बी 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स, ये तो अपन ने एग्जाम्पल के लिए लिया है। मिस्टर ए ने अपने आप को सेव करने के लिए उसने क्या किया, एक बिल ड्रॉ किया किसके ऊपर, मिस्टर बी के ऊपर। और उसमें क्या लिखा कि भाई मैंने मिस्टर बी को एक सर्टेन अमाउंट का गुड सेल किया है उधार पे, जिसका पेमेंट वो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मुझे या मेरे कहने पर किसी थर्ड पार्टी को करेंगे।
और उसके ऊपर रेवेन्यू स्टैम्प लग के साइन वगैरह हो जाते हैं, तो ये मिस्टर ए के लिए कहलाता है बेटा बिल्स रिसीवेबल, और मिस्टर बी के लिए कहलाता है क्या, बिल्स पेएबल। इसके लिए बिल्स रिसीवेबल क्यों, क्योंकि इस बिल के अगेंस्ट में मिस्टर ए को पैसा रिसीवेबल है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और मिस्टर बी के लिए बिल्स पेएबल क्यों, क्योंकि इसको इस बिल के अगेंस्ट में पैसा पेएबल है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। पढ़ा है फिर आप लोगों ने, बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए एसेट होती है और बिल्स पेएबल क्या होती है, हमारे लिए लाइबिलिटीज होती है। क्लियर। मिस्टर ए के लिए बिल्स रिसीवेबल असेट है, एट द सेम टाइम मिस्टर बी के लिए बिल्स पेएबल क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। मिस्टर ए को पैसा लेना है और मिस्टर बी को पैसा देना है। क्लियर है। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट है किसका, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। अगर अपन बात करें डेफिनेशन वाइज अगर, तो डेफिनेशन भी एक बार आप देखिएगा, नोट्स में मिल जाएगी आपको। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या होती है, क्लियर है। दो पार्टीज होनी चाहिए, रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अनकंडीशनल होता है, ये सब चीज़ें, कुछ कंडीशंस भी होती है उसकी, तो वो भी आपके लिए लिखी हुई है वहाँ पे। करना क्या है अपन को, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात करें तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है हमको, मिस्टर ए की बुक्स में भी क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है, और मिस्टर बी की बुक्स में भी क्या करनी है हमको, जर्नल एंट्रीज करनी है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, कुछ बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट होती है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है, रिटायरमेंट ऑफ बिल है, एंडोर्समेंट ऑफ बिल है, अलग अलग कंडीशंस जो है रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे। उसके अंदर कैसे हम लोगों को एंट्रीज करनी है। अभी तक आपने जर्नल में जो किया वो क्या किया था, किसी एक सिर्फ एक पर्सन की बुक्स में क्या करते थे, आप एंट्री करते थे। लेकिन यहाँ पे आपको 2 पर्सन की बुक्स में या मे बी 3 पर्सन की बुक्स में भी क्या करनी पड़ेगी, एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे मिस्टर ए, मिस्टर बी, अगर बिल एंडोर्समेंट वगैरह होता है तो मिस्टर सी की बुक्स में भी हमको एंट्री करनी पड़ेगी। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, तो वो आप ध्यान रखना कि किस तरीके से एंट्री, किसकी बुक्स में कौन सी एंट्री होगी। उसके लिए आपको नोट्स में भी एक चार्ट अवेलेबल रहेगा, और यहाँ पे मैं उस चार्ट के अकॉर्डिंग ही जो है वो डिस्कस करूँगा आपसे कि किस तरीके से किसकी बुक्स में कौन सी एंट्रीज होगी। क्लियर है। तो अपन वहाँ पे शिफ्ट होते हैं, जर्नल एंट्रीज, किस किस की बुक्स में कौन सी जर्नल एंट्रीज होगी। किस तरीके से, देखिए आपके नोट्स के अंदर चार्ट जो मिलेगा आपको, एक कॉलम बनाया हमने पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम हमने बनाया मिस्टर ए जिसको आप ड्रॉवर बोलेंगे, एक कॉलम बनाया मिस्टर बी जिसको हम ड्रॉई बोलेंगे, और एक कॉलम बनाया बेटा मिस्टर सी जिसको हम लोग पेई बोलेंगे। क्लियर है। ड्रॉवर यानी जिसने गुड्स उधार बेचा है, जिसने बिल ड्रॉ किया है। ड्रॉई जिसने बिल को एक्सेप्ट किया है, जिसने गुड्स उधार खरीदा है। और पेई का मतलब क्या, कि मैच्योरिटी डेट के दिन जिसको पेमेंट रिसीव होगा वो कौन कहलाता है, पेई। नॉर्मली केसेस में तो मिस्टर ए ही क्या होता है, पेई होता है, बट कभी कभी कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस के अंदर मिस्टर सी भी क्या हो सकता है, पेई हो सकता है। कैसे होगा वो हम डिस्कस करेंगे। क्या ट्रांजैक्शन होगा सबसे पहले, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन होगा बेटा सेल या परचेज ऑफ गुड्स। सबसे पहले क्या होगा, गुड्स या तो सेल होगा या क्या होगा, परचेज होगा। भाई मिस्टर ए के लिए गुड्स सेल है और मिस्टर बी के लिए क्या है, वो परचेज है। तो मिस्टर ए एंट्री क्या करेगा, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और एट द सेम टाइम मिस्टर बी के लिए क्या है, वो परचेज है। तो ये एंट्री क्या करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। क्लियर है। ये गुड सेल और परचेज की एंट्री हुई, एक ने गुड सेल किया, दूसरे ने गुड्स को परचेज किया। अब क्या होगा, एक जना बिल ड्रॉ करेगा और दूसरा उसको क्या करेगा, बिल को एक्सेप्ट करेगा। बिल ड्रॉ कौन करेगा, मिस्टर ए, और एक्सेप्ट कौन करेगा, मिस्टर बी। तो ये एंट्री क्या करेगा बेटा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट, और ये एंट्री करेगा क्या, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट
टू बिल्स पेएबल अकाउंट। क्लियर है? सिंपल सिचुएशन लेते हैं, आज हमने गुड सेल किया, बिल ड्रॉ किया, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम 2 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद मिस्टर बी क्या करेगा, मिस्टर ए को पेमेंट करेगा मैच्योरिटी डेट पे। मैच्योरिटी डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम लोग आगे सीखेंगे। तो पॉइंट नंबर 3 के अंदर हम लोग लेते हैं क्या कि क्या आएगी, इसकी मैच्योरिटी डेट आएगी। मैच्योरिटी डेट 2 चीज़ें हो सकती है मैच्योरिटी डेट के दिन। पहला तो क्या हो सकता है कि बिल क्या हो जाए, ओनर्ड हो जाए। बिल ओनर्ड होने का मतलब होता है कि मिस्टर बी ने क्या कर दिया, टाइमली जो भी मैच्योरिटी डेट थी उस दिन मिस्टर बी ने क्या कर दिया, मिस्टर ए को पेमेंट कर दिया। ओनर्ड होने का मतलब मिस्टर बी ने मिस्टर ए को क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो मिस्टर ए पैसा रिसीव करेगा तो ये एंट्री करेगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और इसने पेमेंट किया है तो ये एंट्री क्या करेगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर है? अगर बिल ओनर्ड हो रहा है, बिल ओनर्ड हो रहा है इसका मतलब मिस्टर ए को पैसा रिसीव हो रहा है और मिस्टर बी क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। तो मिस्टर ए को पैसा रिसीव हो रहा है तो वो एंट्री क्या करेगा बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और ये पेमेंट करने की एंट्री करेगा क्या, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है? ये नॉर्मल सिचुएशंस। एक सिचुएशन और हो सकती है मैच्योरिटी डेट के दिन, इफ बिल क्या हो जाए, डिसऑनर्ड हो जाए। अब आप समझो, बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड होने का मतलब क्या, मिस्टर बी जो है मैच्योरिटी डेट के दिन पेमेंट मिस्टर ए को नहीं कर पाया। जो मैच्योरिटी डेट थी उस दिन अगर मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पैसा नहीं दिया तो वो क्या कहलाएगा कि बिल वॉज क्या हो गया, डिसऑनर्ड। बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर्ड हो जाएगा। बिल डिसऑनर्ड होने के केस में मिस्टर बी की बुक्स में फिक्स एंट्री करेंगे, या आप ऐसा समझे, पहले मिस्टर ए के लिए समझें। चेक डिसऑनर्ड होता था तो आप एंट्री को क्या करते थे बेटा, रिवर्स करते थे, यही होता था। जब आपको किसी से चेक रिसीव हुआ तो आप एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स वाई जेड जो भी है। वही चेक अगर रिटर्न होकर डिसऑनर्ड हो जाता था तो हम लोग एंट्री को क्या करते थे, रिवर्स करते थे। तो यहीं पे भी, यहाँ पे भी वही सेम केस है। जब बिल ड्रॉ किया तो आपने एंट्री क्या करी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी, और यही बिल अगर डिसऑनर्ड हो गया तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगी, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। लेकिन इसमें एक चीज़ और आएगा क्या, टू कैश या बैंक अकाउंट। और ये टू कैश बैंक किस चीज़ का है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा, जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस बिल को क्या करवाना पड़ेगा, नोटेरी करवाना पड़ेगा। बिल अगर डिसऑनर्ड हो जाता है तो आपको क्या करवाना पड़ता है, उस बिल के लिए नोटेरी करवानी पड़ती है कि भाई आज इसकी मैच्योरिटी डेट थी लेकिन आज हमको इसका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या करवानी पड़ती है, नोटेरी करवानी पड़ती है। और उस नोटेरी करवाने के लिए हमको क्या पे करने पड़ते हैं, नोटेरी चार्जेस। तो नोटेरी चार्जेस कौन पे करता है, तो आप बहुत अच्छे से याद रखना, मैंने कई नोट्स में लिख भी रखा होगा। नोटेरी चार्जेस कौन पे करता है, तो होल्डर ऑफ द बिल, जिसके पास उस वक्त मैच्योरिटी डेट के दिन बिल है वो क्या पे करेगा, नोटेरी चार्जेस पे करेगा। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ के रखना कि नोटेरी चार्जेस कौन पे करता है, होल्डर ऑफ द बिल। पे कौन कर रहा है, होल्डर ऑफ द बिल, लेकिन वो नोटेरी चार्जेस एक्सपेंसेस किसका है, तो ड्रॉई का एक्सपेंसेस है। आप समझो गलती किसकी है, टाइमली मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट होना चाहिए था, मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट नहीं हुआ। ए की गलती है या बी की गलती है, ऑब्वियसली बी की गलती है। तो नो, जो नोटेरी चार्जेस है वो चार्जेस भी किसके ऊपर लगने चाहिए, बी के ऊपर। उस टाइम पे बी ने पेमेंट नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन अल्टीमेट एक्सपेंसेस तो किसका कहलाएगा, वो मिस्टर बी का ही कहलाएगा। क्लियर है? तो कौन पे करता है नोटेरी चार्जेस, जो जिस टाइम पे मैच्योरिटी टाइम पे जिसके पास बिल होता है, होल्डर ऑफ द बिल जो है वो पे करेगा कौन, नोटेरी चार्जेस। तो अभी होल्डर ऑफ बिल कौन है, ए है, तो ए क्या करेगा, नोटेरी चार्जेस पे करेगा, जितने भी 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ वॉट एवर। मिस्टर बी की बुक्स में देखो आप, मिस्टर बी की बुक्स में जब बिल एक्सेप्ट किया था तो एंट्री क्या करी थी, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। तो इसी एंट्री को अपने को क्या करना है, रिवर्स करना है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, क्या, नोटिंग चार्जेस।
जिसको हम नोटरी चार्जेस भी बोल रहे हैं, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। मान लीजिए 10,000 का बिल था, 200 रुपये के नोटिंग चार्जेस, तो मिस्टर ए को अब टोटल कितना पैसा पेएबल है, 10,200 रुपये। क्लियर? तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन हम लोगों ने डिस्कस करी। सबसे पहले गुड सेल किया मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, फिर मिस्टर बी ने क्या किया, उसको बिल को ड्रॉ किया, मिस्टर ए ने उस बिल को एक्सेप्ट किया, तो उसके लिए क्या एंट्री करी। मैच्योरिटी डेट पे हमेशा दो सिचुएशंस होगी, या तो बिल क्या होगा, ओनर्ड होगा, और या बिल क्या हो जाएगा बेटा, डिसऑनर्ड हो जाएगा। ओनर्ड होता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, डिसऑनर्ड होता है तो इस तरीके से एंट्री करेंगे। नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है, तो होल्डर ऑफ द बिल, लेकिन अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर आएगा, तो मिस्टर बी के ऊपर अल्टीमेट बर्डन आएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट सिचुएशन देखो क्या दी हुई है आपको। नेक्स्ट सिचुएशन, कुछ काम है कुछ मेरे से कुछ काम। यस, द नेक्स्ट सिचुएशन इज, और इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है बेटा, जो नेक्स्ट सिचुएशन है वो डिस्काउंटिंग द बिल फ्रॉम बैंक। डिस्काउंटिंग द बिल फ्रॉम बैंक सिचुएशन को समझते हैं बेटा प्रैक्टिकली हम लोग क्या है, फिर जर्नल एंट्रीज किस तरीके से करनी है वो देखेंगे। मिस्टर ए ने गुड सेल किया किसको, मिस्टर बी को, और कैसे सेल किया बेटा, तो वही क्रेडिट सेल किया है। क्रेडिट सेल का मतलब उधार बेचा है। हमारे एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करते हैं। 10,000 रुपीज़ का गुड्स उधार बेचा है, और कितने मंथ्स की क्रेडिट पे, तो 2 मंथ्स की क्रेडिट पे गुड्स उधार बेचा है। पेमेंट कब मिलेगा, 2 महीने के बाद। पेमेंट कब मिलेगा, मिस्टर बी से मिस्टर ए को पेमेंट कब मिलेगा, 2 महीने के बाद। तो मिस्टर ए को क्या करना है, एक तरीके से अगर मैं बात करूं, मिस्टर ए को क्या करना है एक तरीके से, तो 2 महीने का क्या करना है बेटा, इंतज़ार करना है। मिस्टर ए को 2 महीने का इंतज़ार करना है। 2 महीने के इंतज़ार के बाद मिस्टर बी क्या करेगा, मिस्टर ए को 10,000 रुपये का पेमेंट करेगा। लेकिन इन बिटवीन हम बोले 1 महीने के बाद ही, या 10 दिन के बाद, या 15 दिन के बाद मिस्टर ए को पैसों की नीड है। मिस्टर ए को पैसों की नीड है, पर मिस्टर बी से तो पैसा कब मिलने वाला है, 2 महीने बाद मिलने वाला है। तो मिस्टर ए के पास अभी क्या पड़ा है, वो बिल पड़ा है, बिल्स रिसीवेबल पड़ा है ना। बिल जो है जो ड्रॉ किया था वो किसके पास पड़ा है, मिस्टर ए के पास पड़ा है। मिस्टर ए क्या कर सकता है, इस बिल को लेकर, मिस्टर ए इस बिल को लेकर कहाँ पे जाएगा बेटा, ये बिल को लेकर जो बिल्स रिसीवेबल इसके लिए है, उस बिल को लेकर ये कहाँ पे जा सकता है, बैंक के पास जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा, बैंक के पास जाएगा, और बैंक को जाके बोलेगा क्या कि सर मेरे पास एक बिल्स रिसीवेबल पड़ा है, जेन्युइन है, मैंने मिस्टर बी को 10,000 रुपीज़ का गुड सेल किया है, जिसका पेमेंट वो मुझे 2 महीने बाद करेगा, लेकिन मुझे पैसों की नीड आज ही है। तो आप क्या करो, मुझे आज ही पैसा दे दो, और 2 महीने बाद मेरे बिहाफ पे मैं मिस्टर बी को कह दूंगा, वो आपको यानी बैंक को क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। क्लियर है? तो ये जो सिचुएशन कहलाती है। अच्छा, बैंक फिर रेडी भी हो गया, बैंक ने मिस्टर ए को इस बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट में पैसा दिया, लेकिन पूरे 10,000 नहीं दिए, और मान लीजिए बैंक ने उनको पेमेंट किया कितना, 9,500 का। बिल रिसीवेबल था कितने का, 10,000 रुपये का, लेकिन बैंक ने कितना पेमेंट किया, 9,500 रुपये का। क्यों? तो इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है क्या कि बैंक को पेमेंट मान लीजिए 10 दिन बाद गया, तो बैंक को तो पेमेंट कब मिलेगा, और थोड़े दिन बाद मिलेगा, यानी 40-50 दिन बाद मिलेगा। मान लो आज बिल ड्रॉ किया और आज ही चला गया, तो पेमेंट तो कब मिलेगा बैंक को, 2 महीने के बाद। तो मिस्टर बी आज थोड़ी पैसा पे करेगा, मिस्टर बी तो 2 महीने बाद ही बैंक को पे करेगा। तो बैंक क्या चार्ज करेगी, एक तरीके से मिस्टर ए से इंटरेस्ट चार्ज करेगी ना। वो जो टाइम पीरियड है, जितने टाइम बाद बैंक को पैसा मिलने वाला है, उतने टाइम का बैंक क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। और उस इंटरेस्ट को यहाँ पे क्या बोला जाता है, डिस्काउंट। क्या बोला जाता है यहाँ पे, डिस्काउंट। तो क्या बोला गया, डिस्काउंटिंग द बिल फ्रॉम बैंक। मिस्टर ए ने क्या करा, बैंक से बिल क्या करवा लिया बेटा, डिस्काउंट करवा लिया। बिल डिस्काउंट करवाने का मतलब क्या कि बिल को लेके आप बैंक के पास जाते हैं, और मैच्योरिटी डेट से पहले ही बैंक से क्या करते हैं, आप पैसा लेके आ जाते हैं।
तो बैंक भी आपको पूरा बिल अमाउंट नहीं देगी, जितना बिल है उतना पूरा अमाउंट नहीं देगी। कितना अमाउंट देगी? कुछ काट के, जो भी उसका इंटरेस्ट रेट होगी, जो भी डिस्काउंट रेट आप कह सकते हैं यहाँ पे इस केस में, तो वो डिस्काउंट रेट काट के क्या करेगी? आपको बैंक पैसा देगी। अच्छा, ट्रांजैक्शन किस किस के बीच में होगा? मिस्टर ए और बैंक के बीच में। मिस्टर ए किसके पास गया है? बैंक के पास। तो ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुआ? मिस्टर ए और बैंक के बीच में। आप एंट्री किसकी बुक्स में करेंगे? ए की बुक्स में। क्या बी को अभी इस डिस्काउंटिंग से कोई लेना देना है क्या? क्या बी को अभी इस डिस्काउंटिंग से कोई लेना देना है क्या? तो कोई लेना देना नहीं है, तो बी की बुक्स में अभी कोई एंट्री नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ किसकी बुक्स में एंट्री होगी? ए की बुक्स में एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? देखो आप, ए को पैसा मिला है, कहाँ से? बैंक से। तो एंट्री क्या करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, लेकिन 500 रुपए का क्या हुआ है? नुकसान भी तो हुआ है। 10,000 मिलने वाले थे, 9,500 ही मिले, तो लॉस हो रहा है एक तरीके से। डिस्काउंट एक्सपेंसेस है। क्या करेंगे आप? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और किस चीज़ के अगेंस्ट में पैसा लेके आया है? ये बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट में पैसा लेके आया है। तो क्या एंट्री बनेगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट से 9,500 से, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500 और टू बिल्स रिसीवेबल कितना? पूरा का पूरा 10,000 रुपीज़। ट्रांजैक्शन किस किस के बीच में हुआ है? ए और बैंक के बीच में। तो रिकॉर्ड भी किसकी बुक्स में होगा? ए और बैंक की बुक्स में रिकॉर्ड होगा। तो बैंक की बुक्स में हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ किसकी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं? ए की बुक्स में। बी को कोई लेना देना अभी हाल फिलहाल है नहीं, तो बी अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेगा। चलिए, ये डिस्काउंटिंग करवा ली आपने आज। अब इस बिल की भी क्या आएगी बेटा? मैच्योरिटी आएगी। इस बिल की भी क्या आएगी? मैच्योरिटी आएगी ना 2 महीने बाद। तो 2 महीने बाद क्या सिचुएशन हो सकती है? 2 महीने बाद देखो, मैच्योरिटी डेट पे हमेशा 2 सिचुएशन होगी, या तो बिल ओनर्ड होगा या बिल क्या होगा? डिसऑनर्ड होगा। ओनर्ड होने का मतलब क्या? कि मिस्टर बी पेमेंट कर देगा किसको? बैंक को। और डिसऑनर्ड होने का मतलब क्या है? कि या मिस्टर बी पैसा देने से क्या कर देगा? मना कर देगा, या मिस्टर बी ने पैसा नहीं दिया। तो उस केस में क्या एंट्री होगी? हम लोग यहीं पे इसको डिस्कस करते हैं। ए और बी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। ये आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम चल ही रहा है, और ये सिचुएशन नंबर हो गई 5। इसको आप बोलेंगे क्या? मैच्योरिटी डेट। पहला क्या बोल रहे हैं हम? इफ ओनर्ड। बिल क्या हो जाए अगर ओनर्ड हो जाए? बिल ओनर्ड होने का मतलब मिस्टर बी पेमेंट करेगा किसको? बैंक को। तो ट्रांजैक्शन किस किस के बीच में हो रहा है? बी और बैंक के बीच में। तो ए की बुक्स में कोई एंट्री करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन बी पेमेंट करने की एंट्री क्या करेगा? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। बैंक को पेमेंट करेगा, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। लेकिन अगर मान लीजिए बिल क्या हो जाता है? डिसऑनर्ड हो जाता है। बिल डिसऑनर्ड होने का मतलब मिस्टर ए ने बैंक को पैसा देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। आप समझना। तो मिस्टर बी की बुक्स में तो क्लियर है, ए की एंट्री होगी क्या? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना बेटा, चाहे बिल किसी भी सिचुएशन में डिसऑनर्ड हो, किसी भी सिचुएशन में डिसऑनर्ड हो, मिस्टर बी की बुक्स में हमेशा ए की एंट्री होगी क्या? यानी ड्रॉई की बुक्स में हमेशा ए की एंट्री होगी क्या? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट, यानी ड्रॉवर अकाउंट। पेमेंट कर देगा तो भी सिंपल है, बिल्स पेएबल टू कैश बैंक अकाउंट। तो ड्रॉई की बुक्स में सच इतनी दिक्कत नहीं है। किसी भी सिचुएशन में अगर बिल मैच्योर्ड होता है तो एंट्री होगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, और अगर मान लीजिए बिल डिसऑनर्ड हो जाता है तो एंट्री होगी क्या? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए आप, मिस्टर ए की क्या सिचुएशन होगी? बैंक किसके पास जाएगा? अगर मान लीजिए मिस्टर बी ने पैसा देने से मना कर दिया, मिस्टर बी ने पैसा देने से मना कर दिया, तो बैंक किसके पास जाएगा? ए के पास। कि सर आपका जो क्लाइंट था मिस्टर बी, उसको मैच्योरिटी डेट पे पैसा देना था और उसने हमको पैसा नहीं दिया। तो बैंक किसके पास जाएगा बेटा? ए के पास। और ए किसके पास जाएगा? बी के पास। बैंक आया किसके पास? ए के पास, कि आपके क्लाइंट ने हमको पैसा नहीं दिया।
तो ए किसको फ़ोन लगाएगा, ए किसको फ़ोन लगाएगा, बी को, कि आपने बैंक को पैसा क्यों नहीं दिया, है ना, समझ रहे हो आप। तो अब ए की क्या सिचुएशन है, देखो आप, ए को किससे पैसा लेना है और किसको पैसा देना है। ए को किससे पैसा लेना है बेटा, मिस्टर बी से पैसा लेना है, और किसको पैसा देना है, तो बैंक को पैसा देना है। मिस्टर बी से पैसा रिसीवेबल है और बैंक को पैसा क्या है, पेएबल है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर, कि जिस भी पर्सन से अगर पैसा रिसीवेबल हो तो उस पर्सन को क्या करते हैं, डेबिट, और जिस पर्सन को पैसा पेएबल होता है उस पर्सन को क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट। तो आपको किससे पैसा रिसीवेबल है, ए को, बी से रिसीवेबल है, और किसको पेएबल है, तो बैंक को पेएबल है। तो ए की बुक्स में क्या एंट्री होगी, पैसा रिसीवेबल है बी से और पेएबल है किसको, बैंक को। तो इसकी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, ये मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिसऑनर्ड की सिचुएशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आप बिल डिस्काउंट करवाया तो किसकी बुक्स में एंट्री हुई, सिर्फ ए की बुक्स में, क्योंकि डिस्काउंट चार्जेस लगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट, या डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। मैच्योरिटी डेट के अंदर अगर मिस्टर बी ओनर्ड कर देता है बिल को, तो ए के लिए कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बी जो पेमेंट कर रहा है बैंक को, उसके लिए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा क्या, बिल्स पेएबल टू कैश बैंक। लेकिन अगर डिसऑनर्ड हो जाता है तो बी की बुक्स में हमेशा सेम एंट्री रहेगी, आप चेक कर लें, चाहे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। और मिस्टर ए के लिए सिचुएशन क्रिएट होगी क्या, कि मिस्टर ए को पैसा रिसीवेबल है किससे, बी से, और पेएबल है किसको, बैंक को। तो क्या करते हैं एंट्री, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पेएबल अकाउंट। जिससे रिसीवेबल है उसको डेबिट यानी मिस्टर बी को डेबिट, जिसको पेएबल है उसको क्रेडिट यानी बैंक को क्या किया हमने, क्रेडिट। तो ये ओवरऑल सिचुएशंस जो अभी हमने डिस्कस करी, एक नॉर्मल सिचुएशन लिया है, फिर सेकंड लिया है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, फिर उसके अंदर भी हम लोगों ने देखा क्या मैच्योरिटी डेट पे बिल ओनर्ड होता है या डिसऑनर्ड होता है वो। नेक्स्ट सिचुएशन हम लोग लेते हैं, जो है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। नेक्स्ट सिचुएशन जो है बेटा एंडोर्समेंट ऑफ बिल, पॉइंट नंबर 5 था वो, तो कंटिन्यूअस रखते हैं इसको। दो सिचुएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है डिस्काउंटिंग द बिल फ्रॉम बैंक और एक है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशंस हैं, ध्यान रखना आप लोग। 5 पॉइंट्स हो गए थे हमारे, ये पॉइंट नंबर 6, इसको नाम दे रहे हैं हम लोग एंडोर्समेंट ऑफ बिल। बिल को क्या कर रहे हैं हम लोग, एंडोर्स कर रहे हैं ना। एंडोर्समेंट ऑफ बिल होता क्या है वो समझते हैं अपन पहले। तो सेम एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मिस्टर ए ने गुड सेल किया किसको, मिस्टर बी को, और कैसे गुड सेल किया है, तो क्रेडिट सेल की है। क्रेडिट सेल किया है कितने रुपीस का, वही 10,000 रुपीज़ का, और कितने मंथ्स की क्रेडिट पे, तो 2 मंथ्स की क्रेडिट पे। बिल ड्रॉ कर दिया तो मिस्टर ए के लिए बिल्स रिसीवेबल है और मिस्टर बी के लिए क्या है, ये बिल्स पेएबल है। क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, मिस्टर बी से पेमेंट कितने महीने बाद मिलने वाला है, तो 2 महीने बाद मिलने वाला है। मिस्टर बी से पेमेंट कितने महीने बाद मिलेगा, 2 महीने बाद। लेकिन कोई एक और पार्टी है जिसका नाम है क्या, कोई एक और पार्टी है जिसका नाम क्या है, मिस्टर सी। मिस्टर सी जो है वो पैसा मांगता है किससे, ए से। मिस्टर सी जो है वो पैसा किससे मांगता है, ए से। मिस्टर सी मान लीजिए ए के पास जाता है, कहता है क्या कि मुझे मेरा पैसा चाहिए। तो मिस्टर ए क्या बोलेगा कि सर मेरे पास अभी पैसा तो नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या पड़ा है, एक बिल पड़ा है। कितने रुपए का बिल पड़ा है, तो 10,000 रुपये का बिल पड़ा है, जिसका पेमेंट आपको कौन कर देगा, बी कर देगा। मैं बोल दूंगा उसको तो आफ्टर 2 मंथ्स, यानी जब मैच्योरिटी डेट आएगी तब मिस्टर बी किसको पेमेंट कर देगा, आपको, यानी मिस्टर सी को पेमेंट कर देगा। ऐसा कौन बोल रहा है, मिस्टर ए बोल रहा है। मिस्टर सी ने बोला ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्या करो वो बिल दे दो।
तो मिस्टर ए ने ये जो बिल रिसीवेबल इसके पास था वो किसको दे दिया, मिस्टर सी को दे दिया। सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, बिल दिया है। क्लियर। अब ये बिल किसके पास आ गया, मिस्टर सी के पास। मिस्टर ए बी को क्या बोल देगा कि मैच्योरिटी डेट पे पैसा आप मुझे मत देना और किसको पे कर देना, मिस्टर सी को पैसा पे कर देना। क्लियर। तो ये जो सिचुएशन होती है कि मिस्टर ए ने अपना बिल किसको दे दिया, मिस्टर सी को, इस सिचुएशन को बोलते हैं बेटा एंडोर्समेंट ऑफ बिल। बिल को क्या कर दिया हम लोगों ने, एंडोर्स कर दिया, किसी सामने वाले को दे दिया। यानी जो मिस्टर ए से पैसा मांगता था, मिस्टर ए से कौन पैसा मांगता है, मिस्टर सी, तो मिस्टर ए ने यह बिल किसको दे दिया, मिस्टर सी को दे दिया। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं बेटा हम लोग एंडोर्समेंट ऑफ बिल। क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। अब इस केस में देखो एक और पार्टी आ जाएगी, कौन, मिस्टर सी। जब बिल एंडोर्स हुआ तो ट्रांजैक्शन किस किस के बीच में हुआ, मिस्टर ए और मिस्टर सी की बुक्स में। तो रिकॉर्ड भी किसकी बुक्स में होगा, ट्रांजैक्शन मिस्टर ए और सी की बुक्स में ही रिकॉर्ड होगा। बी की बुक्स में इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की हाल फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। देखो मिस्टर ए ने क्या किया है, एक तरीके से पेमेंट किया है किसको, मिस्टर सी को। अगर मान लीजिए पेमेंट करता मिस्टर ए तो क्या एंट्री करते हैं हम लोग, सी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही एंट्री करते हैं, या कैश अकाउंट। कैश की जगह क्या दिया है, बिल दिया है। तो एंडोर्समेंट के लिए आप एंट्री क्या करोगे, मिस्टर सी अकाउंट डेबिट, और टू क्या दिया है आपने उसको, बिल्स रिसीवेबल। बी की बुक्स में कोई एंट्री होगी नहीं। मिस्टर सी को ये बिल क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, कैश रिसीव होता तो ये एंट्री करता क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। कैश की जगह क्या रिसीव हुआ है, बिल्स रिसीवेबल रिसीव हुआ है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। क्लियर है। ये एंडोर्समेंट ऑफ बिल की एंट्री किस किस की बुक्स में, ए की बुक में और सी की बुक्स में। अब इसकी भी क्या आएगी बेटा, इसकी भी क्या आएगी, तो मैच्योरिटी डेट आएगी, और मैच्योरिटी डेट के दिन दो ही बातें होगी, या तो बिल क्या हो जाएगा, ओनर्ड होगा, और या बिल क्या होगा, डिसऑनर्ड होगा। ओनर्ड होगा तो सिचुएशन समझना आप क्या, ओनर्ड होगा तो बी पेमेंट करेगा किसको, सी को। बी पेमेंट करेगा किसको, सी को, यानी बी पैसा दे रहा है और सी पैसा रिसीव कर रहा है। ए की बुक्स में अभी हाल फिलहाल कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, तो बी पेमेंट करेगा। पेमेंट करने की क्या एंट्री करेगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ये पैसा रिसीव करने की एंट्री करेगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यही होगी एंट्री। लेकिन अगर मान लीजिए बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर्ड हो जाता है, इफ बिल इज डिसऑनर्ड, और ए की बुक्स में तो यहाँ पे कोई एंट्री होगी नहीं अभी हाल फिलहाल, लेकिन डिसऑनर्ड के केस में समझते हैं हम लोग। बिल अगर क्या हो जाए बेटा, डिसऑनर्ड हो जाए, बिल अगर डिसऑनर्ड हो जाता है तो आप समझो बिल डिसऑनर्ड हो गया, यानी बी ने पैसा देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो अब सी किसके पास जाएगा, ए के पास, और ए किसके पास जाएगा, बी के पास। सी बोलेगा क्या कि आपके क्लाइंट ने पैसा नहीं दिया, और मिस्टर ए पूछेगा बी से क्या कि तूने पैसा क्यों नहीं दिया। ए की वापस से सिचुएशन समझो आप क्या हो गई, ए को किससे पैसा रिसीवेबल है, बी से, और किसको पेएबल है बेटा, सी को। तो इसकी बुक्स में तो सिंपल एंट्री होगी क्या, रिसीवेबल टू पेएबल मिस्टर बी अकाउंट डेबिट, और पेएबल किसको है, टू मिस्टर सी अकाउंट। इसकी बुक्स में तो एंट्री है। मिस्टर बी की बुक्स में एंट्री फिक्स है क्या, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। इसकी बुक्स में बिल्कुल फिक्स एंट्री है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट, कोई दिक्कत ही नहीं। इसके लिए देखो जब बिल रिसीव हुआ था तो एंट्री क्या करी थी, बी आर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, तो डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या कर देंगे, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। और अभी नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, मिस्टर सी पे करेगा। समझ रहे हो आप, मिस्टर सी क्यों पे करेगा, अभी मैंने आपको बताया था। नोटिंग चार्जेस पे कौन करता है, तो होल्डर ऑफ द बिल। मैच्योरिटी डेट के दिन अभी बिल किसके पास था, मिस्टर सी के पास, इसलिए नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, तो मिस्टर सी पे करेगा। क्लियर है। तो ये सिचुएशन के साथ आपको एंट्री करनी है। कुछ एक सिचुएशंस और हैं बेटा, जैसे बिल सेंट फॉर कलेक्शन है, एक रिटायरमेंट ऑफ बिल अंडर रिबेट था, वो अब आपके सिलेबस में नहीं रहा, और एक दो सिचुएशंस और हैं जिनको आपके सिलेबस से एक बार हटा दिया गया है, दो सिचुएशंस वगैरह, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद जो और भी कुछ रिमेनिंग सिचुएशंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर से ही अगर वो सिचुएशंस कंप्लीट हो जाती है जो थ्योरेटिकल सिचुएशंस है
तो मैच्योरिटी डेट निकालना सीखेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, है ना। तो मैच्योरिटी डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी सीखेंगे, सिचुएशन सीखेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? तो तब तक के लिए एक बार बहुत अच्छे से इनको पढ़ना। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इनको बहुत अच्छे से आप देखना, रीड आउट करना, थरली एक बार याद करने की कोशिश करना, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग सिचुएशंस है अगर वो कंप्लीट हो जाती है तो हम लोग क्वेश्चंस भी जो हैं वो स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखो, ठीक है? ओके, टेक केयर, थैंक यू।